हमने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर के लिए जो है मॉक टेस्ट सीरीज का आगाज किया हुआ है। आज इस सिलसिले में हमारा मॉक टेस्ट 2 है। मॉक टेस्ट 1 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को डिटेल में डिस्कस किया और उसके जितना भी एमसीक्यू बनते हैं वो हमने एक्सट्रैक्ट करके आपको स्लाइड्स की शक्ल में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके सामने रखी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर को भी सुने जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पहले जहां हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की आपको मॉक टेस्ट 1 के नाम से लेक्चर अवेलेबल मिलेगा, उसको भी आप जो है वो अच्छे से सुने। हम आपको यकीन दिलाते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी ये मॉक सीरीज अच्छे से सॉल्व कर ली तो इलेक्शन एक्ट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू जो आएगा वो हमारे इन्हीं क्वेश्चंस में से होगा। तो हम अल्लाह को गवाह बनाकर जो है दावा कर रहे हैं कि हमने बड़ी मेहनत से जो है इनको एक्सट्रैक्ट किया है और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमने यहाँ से स्किप नहीं किया। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यू बन सकते हैं चैप्टर वाइज जो है मॉक टेस्ट फॉर्म में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने की कोशिश की गई है। तो आपका बिना वक्त वेस्ट किए लेक्चर की तरफ चलते हैं। आपको अगर इन टेस्ट का पीडीएफ मंगवाना हो तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके जो है आप टेस्ट हासिल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ डज इलेक्शन कमीशन रेगुलेट्स इट्स ऑन प्रोसीजर। इलेक्शन कमीशन जो है अपने तरीकाकार अपने प्रोसीजर को कैसे रेगुलेट करता है? तो याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना तरीकाकार खुद बनाता है। इट शैल रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा। सेक्शन 3 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपने फराइज और जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए अपना तरीकाकार खुद तय करता है, इसलिए इसे ना किसी हुकूमत की हिदायत दरकार होती है और ना किसी दूसरे कानून की पाबंदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी, इफ द मेंबर ऑफ द कमीशन अटेंडिंग द प्रोसीडिंग आर 4 एंड आर इक्वल डिवाइडेड व्हाट हैपन। वो कहता है कि अगर कार्रवाई में शरीक जो कमिश्नर्स हैं उनकी तादाद 4 हो और वो बराबर बराबर जो है वोट हो जाए, मतलब 2 किसी के हक में हूं और 2 खिलाफ हूं, तो फिर क्या होगा? तो याद रखिएगा, द मैटर इज प्लेस्ड फॉर डिसीजन बिफोर द फुल कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा आएगा कि मामला जो है वो पूरे कमीशन के सामने रखा जाएगा। ये भी बात सेक्शन 3 के पार्ट 3 में बताई गई है कि जब 4 मेंबरान मौजूद हों और इनके वोट 2-2 बराबर हो जाएं तो फैसला नहीं होगा। ऐसी सूरत में मामला फुल कमीशन यानी तमाम मेंबरान की मौजूदगी के सामने जो है वो पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है जी, द डायरेक्शन और ऑर्डर इशूड बाय द कमीशन आर इन्फोर्सेबल थ्रू आउट पाकिस्तान एज इफ दे वर इशूड बाय। अगर कमीशन के जारी करदा अहकामात पूरे पाकिस्तान में ऐसे नाफिज होते हैं जैसा कि किसने जारी किए हों, याद रखिएगा इनके डायरेक्शन या ऑर्डर्स जो हैं वो हाई कोर्ट की अथॉरिटी रखते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? बीटा आएगा, जैसा कि हाई कोर्ट ने जारी किए। सेक्शन 4 के पार्ट 2 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के हुक्म या हिदायत ऐसी ताकत रखती है जैसे हाई कोर्ट का हुक्म हो, यानी इसकी कानूनी हैसियत बहुत मजबूत और फौरी नाफिजुल अमल होती है, इसलिए इसका आंसर आएगा हमारे पास बीटा। After the election program is issued and until the publication or return candidates names, any posting or transfer of the election officials required। इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद और रिटर्न कैंडिडेट्स की फहरिस्त छपने तक किसी इलेक्शन अफसर की पोस्टिंग या ट्रांसफर के लिए जो है वो क्या जरूरी है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रायर अप्रूवल टू राइटिंग ऑफ द कमीशन। आंसर हमारे पास आएगा बीटा, यानी कि कमीशन की पेशगी तहरीरी इजाजत जो है वो जरूरी है। सेक्शन 5 के पार्ट 4 के मुताबिक पूरे इलेक्शन के दौरानिये में किसी भी इंतखाबी अफसर या इंतखाबी ड्यूटी पर मौजूद एहलकार की ट्रांसफर या पोस्टिंग जो है बगैर इलेक्शन कमीशन की तहरीरी इजाजत के नहीं की जा सकती, और ये इंतखाबी अमल की गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने के लिए जो है वो अपनाया गया है। The commission may authorize which of the following to exercise any
ऑफ इट्स पावर्स एंड फंक्शंस, यानी कि इलेक्शन कमीशन अपने अख्तियारात को डेलीगेट कर सकता है। और ये जो अख्तियारात की डेलीगेशन है, इसको किस तरीके से जो है वो डेलीगेट किया जाता है, तो याद रखिएगा ये बेसिकली कमिश्नर एनी ऑफ इट्स मेंबर और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? चार्ली आएगा। यानी सेक्शन 6 के पार्ट 1 के मुताबिक कमीशन के अख्तियारात में तफवीज जो है वो की जा सकती है। किसको ये अख्तियार हासिल है? तो आप बताएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या कमीशन के किसी भी रुकन को, और याद रखिएगा या कमीशन के किसी भी अफसर को। इससे कमीशन के काम में तेजी और इंतजामी सहूलत जो है वो क्या होती है? पैदा होती है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बजाय इसके कि अल्फा और बीटा के, द कमिश्नर को भी अख्तियार हासिल है, इसके मेंबर्स को भी अख्तियार हासिल है, और इनके ऑफिसर्स को भी क्या हासिल है? अख्तियार जो है वो हासिल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, हु डिटरमाइन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द ऑफिसर्स एंड द स्टाफ ऑफ द कमीशन। कमीशन के अफसरान और अमले की मुलाजमत की शराइत जो है वो कौन तय करता है? तो याद रखिएगा ये इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी है। जो कमिश्नर होता है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वही ये तय करता है। इसलिए इसका आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। यानी बेसिकली सेक्शन 6 पार्ट 2 के मुताबिक कमीशन के मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, मरात हैं या उनके वर्क करने की ड्यूटीज हैं, इनको तय करने का मुकम्मल अख्तियार जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के पास है। और ये अख्तियार पूरे कमीशन या वफाकी हुकूमत के पास जो है वो नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हेन रिक्वेशन प्रॉपर्टी फॉर द इलेक्शन पर्पस द कमीशन कैन नॉट रिक्वेशन अ व्हीकल बीइंग यूज्ड बाय। इलेक्शन के दौरान कमीशन किसी गाड़ी को जब्त नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा कौन सी गाड़ी जो है उसको कमीशन जब्त नहीं कर सकता? तो याद रखिएगा वो गाड़ी जो उम्मीदवार या इसके इंतखाबी एजेंट के इंतखाबी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हो, उसको जब्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? बीटा आएगा। अ कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट फॉर इलेक्शन पर्पस। जो गाड़ी इलेक्शन एजेंट या इलेक्शन के कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, उस गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता। और याद रखिएगा आमतौर पर सेक्शन 7 के पार्ट 2 के मुताबिक कमीशन जरूरत के मुताबिक किसी भी गाड़ी को इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी जब्त नहीं कर सकता जो उम्मीदवार या इसके इलेक्शन एजेंट की तरफ से इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल हो रही हो। ये एक हिफाजती बेसिकली सेक्शन है, शिक है, ताकि उम्मीदवार को इंतखाबी सरगर्मियां जो हैं उनको मुतासिर ना किया जा सके, या उम्मीदवार की जो इंतखाबी सरगर्मियां हैं वो इफेक्टेड ना। नेक्स्ट है जी, अंडर विच पावर कैन द कमीशन स्टॉप द पोल्स एट वन और मोर पोलिंग स्टेशन ड्यू टू लार्ज स्केल माल प्रैक्टिसेस। यानी बड़े पैमाने पर इंतखाबी बेकायदगी होने पर कमीशन पोलिंग रोकने का अख्तियार किस ताकत के तहत जो है वो इस्तेमाल करता है? तो याद रखिएगा पावर टू इंश्योर फेयर इलेक्शन जो है इसको यूज करता है। बीटा इसका आंसर आएगा। यानी कि मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने की ताकत, पावर टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। सेक्शन 8 के पार्ट ए के मुताबिक अगर कमीशन को यकीन हो जाए कि बड़े पैमाने पर बेजब्तियां हैं और साफ और शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं, तो कमीशन अपनी फेयर इलेक्शन वाली ताकत इस्तेमाल कर सकता है। एक या मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशनों पर पोल्स जो है वो रोक सकता है, और ये कदम इंतखाबी शफाफियत को बरकरार रखने के लिए जो है वो उठाया जाता है। नेक्स्ट है जी, इफ द टर्न आउट ऑफ अ वुमेन वोटर इज लेस देन व्हाट परसेंटेज द कमीशन में परज्यूम दे वर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम वोटिंग। खवातीन वोटर का टर्नआउट कितने फीसद से कम होने पर कमीशन फर्ज कर सकता है कि इन्हें वोट डालने से रोका गया है? तो स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखेंगे बीटा इसका आंसर आएगा 10%। सेक्शन 9 के मुताबिक अगर किसी हल्के में खवातीन वोटर का टर्नआउट 10% से कम हो तो इलेक्शन कमीशन जो है ये हाइपोथेसिस कायम कर सकता है कि खवातीन को वोट डालने से रोका गया है, या कोई समाजी या गैर कानूनी मुआहदा जो है वो हुआ है। ये कानून खवातीन वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास
द कमीशन में एक्सरसाइज द पावर टू डिक्लेयर a poll void and order a repoll up to how many days after the publication of the returned candidate's name। यानी कमीशन वापस आने वाले उम्मीदवार का नाम शाये होने के बाद कितने दिन तक पोल को कलादम करार देकर दोबारा पोलिंग जो है वो कर सकता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा 60 डेज। सेक्शन 9 के पार्ट 3 के मुताबिक जो रिटर्न्ड कैंडिडेट का नाम है वो गजेट में शाये होने के बाद कमीशन के पास सिर्फ 60 दिन का वक्त होता है कि वो पोल को क्या करे, वॉइड करे और रीपोल का हुक्म दे। इस मुद्दत के बाद जो है कमीशन ये अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, याद रखेंगे। ये 60 डेज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट। वाइल एक्सरसाइजिंग इट्स पावर टू डिक्लेयर अ पोल वॉइड द कमीशन इज डीम्ड टू बी। कमीशन जब पोल को कालादम करार देने का अख्तियार इस्तेमाल करता है तो उसे किस हैसियत में समझा जाता है। तो याद रखिएगा उसे एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर जो है वो समझा जाता है। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा सेक्शन 9 के पार्ट 4 के मुताबिक जब इलेक्शन कमीशन पोल को कालादम करार देने का अख्तियार इस्तेमाल करे तो उसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल तस्वुर किया जाएगा, यानी फैसला करने का पूरा कानूनी अख्तियार जो है वो किसके पास होगा, ट्रिब्यूनल के बराबर जो है वो हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। एन अपील अगेंस्ट आ डिक्लेरेशन ऑफ द कमीशन अंडर द सेक्शन 9 वर्डिंग अ पोल लाइज विथ। सेक्शन 9 के तहत कमीशन के फैसले यानी पोल का कालादम होना जो है इसके खिलाफ अपील कहां की जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे बीटा इसका आंसर आएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील की जा सकती है। सेक्शन 9 के पार्ट 5 के मुताबिक अगर कमीशन किसी हलके का पोल कालादम करार दे दे तो इस फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील की जा सकती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा आएगा। द कमीशन हैज द सेम पावर एज द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर। कमीशन को किसी जुर्म पर हाई कोर्ट के बराबर सजा देने का हक है, किसको सामने रखते हुए, तो याद रखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट यानी तौहीन अदालत। सेक्शन 10 में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के बराबर तौहीन अदालत पर सजा देने का अख्तियार हासिल है, यानी कोई शख्स कमीशन की तौहीन करे तो उसे वही सजा दी जाएगी जो हाई कोर्ट जो है वो देती है। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, द रिम्यूनरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन आर चार्ज्ड अपॉन। यानी कमीशन की तनख्वाहें और इंतजामी अखराजात जो हैं ये कहां खर्च होंगे या कौन खर्च करेगा। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स ये जो है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है यहीं से खर्च किए जाएंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास अल्फा आएगा। सेक्शन 11 के पार्ट 1 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के तमाम अखराजात फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अदा होते हैं और यही वजह है कि कमीशन की मुकम्मल माली खुदमुख्तियारी जो है उसको फराहम की जाती है। Who has full financial power to sanction and incur expenditure within the approved budgetary allocation of the commission। तो यहां पर हमें यह बताया गया है कि जो बेसिकली मंजूर शुदा बजट के अंदर इलेक्शन कमीशन तमाम अखराज की मंजूरी देने का मुकम्मल अख्तियार किसके पास है। तो याद रखिएगा ये अख्तियार जो है वो कमीशन कलेक्टिवली जो है वो रखता है अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, अपना डेल्टा आएगा, यानी द कमिश्नर। सेक्शन 11 के पार्ट 2 में लिखा गया है कि कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फुल फाइनेंशियल पावर यानी मुकम्मल माली अख्तियार हासिल है। वो कमीशन के बजट के अंदर रहते हुए किसी भी खर्च को जो है वो मंजूर कर सकता है। तो वो यकीनी तौर पर किसी भी खर्च की जो है वो मंजूरी दे सकता है। नेक्स्ट है जी, द कमीशन पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम must be especially focused on the participation of the which group। तो याद रखिएगा वुमेन, नॉन मुस्लिम्स, डिसेबल्ड पर्संस एंड ट्रांसजेंडर। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 4। यानी कमीशन के अवामी आगाही प्रोग्राम खास तौर पर किन ग्रोहों की शमूलियत पर फोकस करेंगे। तो याद रखेंगे खवातीन, गैर मुस्लिम, माजूर अफराद और ट्रांसजेंडर। सेक्शन 12 के पार्ट सी में
बेसिकली इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी आई है और ये एक तरमीम शुदा पार्ट है के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के अवामी आगाही प्रोग्राम खासतौर पर उन तबकात की शिरकत बढ़ाने पर जोर देंगे क्योंकि ये गिरोह अक्सर इंतखाबी अमल में कम नुमाइंदगी जो है वो रखते हैं। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? चार्ली आएगा। According to the results management system, if electronic connectivity is not available, the presiding officer must. अगर रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम RMS और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी ना हो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो क्या करेगा? तो याद रखेंगे कि वो इमीडिएटली प्रोसीड फिजिकली विद द रिजल्ट्स टू द रिटर्निंग ऑफिसर। चार्ली इसका आंसर आएगा कि वो फौरन नताइज लेकर खुद जिस्मानी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचेगा। सेक्शन 13 के पार्ट 2 के मुताबिक जो प्रोवाइजो के मुताबिक जो है बेसिकली अगर नेट या सिस्टम दस्तयाब ना हो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बगैर इंतजार किए नतीजे जो है अपने साथ लेकर फौरी तौर पर आरओ के दफ्तर जो है वो पहुंचना लाजमी है। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स, द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान एट लीस्ट हाउ मेनी मंथ्स बिफोर अ जनरल इलेक्शन ड्यू डेट। जनरल इलेक्शन के कितने माह पहले कमीशन को एक जामे इलेक्शन प्लान जो है वो तैयार करना लाजिम है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स 4 मंथ यानी कि 4। सेक्शन 14, ये सेक्शन भी स्टूडेंट साथ लिखते जाएंगे। अगर आपको हमारा ऑनलाइन जो है वो टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमारा स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर राब्ता करके आप हमारे टेस्ट सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट के जनरल इलेक्शन से कितने माह पहले इलेक्शन कमीशन को एक जामे इलेक्शन प्लान तैयार करना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 मंथ, यानी सेक्शन 14 पार्ट 1 में ये लाजमी तौर पर करार दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात से कम 4 महीने पहले मुकम्मल एक्शन प्लान जो है वो तैयार करना चाहिए ताकि इंतजामात जो है वो बर वक्त मुकम्मल हो सके। नेक्स्ट है जी, अ कंप्लेंट अगेंस्ट एन एक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट in violation of code of conduct must be submitted to the commission within how many days? यानी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सियासी जमात या उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत कितने दिन के अंदर जो है वो जमा करानी होती हैं? तो याद रखिएगा 7 डेज के अंदर। इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? बीटा आएगा। सेक्शन 15 पार्ट 1 जिसमें भी मॉडिफिकेशन हुई है के मुताबिक किसी भी खिलाफ वर्जी के खिलाफ शिकायत और उस वाक़े या फैसले की तारीख से 7 दिन के अंदर जो है वो कमीशन को भेजना जरूरी होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स एनुअल रिपोर्ट विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द एंड ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर। तो याद रखिएगा कि कमीशन जो है वो हर कैलेंडर ईयर के इख्तिताम के कितने दिन बाद जो है अपनी सालाना रिपोर्ट शाये करेगा? तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा 90 डेज। बेसिकली सेक्शन 16 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को हर साल 90 दिन के अंदर सालाना रिपोर्ट शाये करना जो है वो लाजमी होता है, जिसमें इसके तमाम तर काम और इसके अलावा जो है तरजीहात और इसके अलावा जो है चैलेंजेस जो हैं जो उनको फेस करना पड़ते हैं वो जो है वो शामिल होते हैं। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा? 90 आएगा। नेक्स्ट है जी, द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट ले द कमीशन एनुअल रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीविंग इट। वफाकी हुकूमत को कमीशन की सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में कितना दिन के अंदर पेश करना जरूरी है? तो आप इसका आंसर बताएंगे स्टूडेंट 60 डेज यानी बीटा। सेक्शन 16 के पार्ट 2 के मुताबिक जब वफाकी या सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट वसूल करे तो उसे अपनी असेंबली में 60 डेज के अंदर जो है वो पेश करना लाजमी है। नेक्स्ट है जी, द डिसीजन ऑफ अ बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कमिश्नर इज डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द फुल कमीशन अनलेस। जो बेसिकली कमिश्नर के बनाए गए बेंच का फैसला है वो पूरे कमीशन का फैसला तस्वर होगा, सिवाय किस सूरत में? सिवाय याद रखिएगा देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिक्वायरिंग प्लेसमेंट बिफोर द फुल कमीशन। चार्ली इसका आंसर आएगा
यानी जब इख्तलाफ राय हो या मामला फुल कमीशन के सामने रखा जाए। सेक्शन 6 के पार्ट 4 के मुताबिक बेंच का फैसला जो है वो पूरे कमीशन का फैसला समझा जाएगा, लेकिन अगर बेंच के अरकान में इख्तलाफ हो जाए तो फिर मामला जो है सेक्शन 3 के तहत फुल कमीशन के सामने जो है वो भेजा जाएगा। इसलिए इसका आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। द पावर ऑफ द कमीशन टू रिव्यू एन ऑर्डर पास्ड बाय एन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम। किसी अफसर के जारी करदा हुक्म का जायजा लेने का अख्तियार जो है वो कमीशन को किस सेक्शन के तहत जो है वो दिया जाता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास बीटा आएगा, यानी सेक्शन 8 मुनसिफाना इलेक्शन यकीनी बनाने का जो अख्तियार है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो बीटा आएगा, सेक्शन 8 पावर ऑफ टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। यानी सेक्शन 8 बी में वाज़े तौर पर दर्ज है कि कमीशन के पास ये अख्तियार है कि वो किसी इलेक्शन अफसर के जारी करदा हुक्म का रिव्यू करे। ये अख्तियार मुनसिफाना, शफाफियत और गैर जानिबदार इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए जो है वो किया गया है। द कमीशन में इनिशिएट एंड फाइनलाइज डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द इलेक्शन ऑफिशियल्स अंडर। इलेक्शन अफसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है कमीशन के किन कवानीन के तहत जो है वो कर सकता है? तो याद रखिएगा, बोथ द एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसलिए इसका आंसर हमारे पास डेल्टा है। यानी कि स्टूडेंट्स याद रखेंगे, सेक्शन 55 पार्ट 2 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन किसी इलेक्शन अफसर के खिलाफ कार्रवाई एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल के तहत जो है वो कर सकता है। और इस एक्ट में बेसिकली बदउनवानी या इसके अलावा फॉल्स रोल जो है उसको खत्म करने के लिए जो है ये कंडीशंस जो है वो लागू की गई है। नेक्स्ट है जी, फॉर द पर्पस ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अंडर द सेक्शन 55 द कमीशन इज डीम्ड टू बी द। सेक्शन 55 के तहत महकमाना कार्रवाई के मकसद के लिए कमीशन किस हैसियत में तसव्वुर होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो बीटा आएगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की शक्ल में, मिजाज अथॉरिटी की शक्ल में। सेक्शन 55 पार्ट 2 के मुताबिक जब इलेक्शन कमीशन किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करे तो उसे मुतलका तौहीन व कवानीन के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तस्वुर किया जाएगा, यानी कि मुकम्मल अख्तियार रखने वाली अथॉरिटी जो है उसको ये माना जाएगा। नेक्स्ट है जी, द कमीशन में अपॉइंट इंक्वायरी ऑफिसर्स और एनी इंक्वायरी कमेटी टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द इलेक्शन ऑफिशियल्स। दिस पावर इज प्रोवाइडेड अंडर। तो याद रखेंगे सेक्शन 55 पार्ट 3, सेक्शन 55 पार्ट 4। मीन आंसर इज चार्ली। बेसिकली स्टूडेंट्स, सेक्शन 55 के पार्ट 4 के मुताबिक कमीशन को यह अख्तियार हासिल है कि वो किसी इलेक्शन अफसर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए इंक्वायरी अफसर या इंक्वायरी कमेटी जो है वो मुकर्रर करे। और ये अख्तियार तरमीम के जरिए वाज़े तौर पर जो है इसमें काफी ज्यादा जो है वो क्या की गई है, जिद्दत आई है। अपार्ट फ्रॉम द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स द कमीशन में आल्सो इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट इलेक्शन ऑफिशियल्स अंडर द सेक्शन। कमीशन इलेक्शन ऑफिसर्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमात के किन सेक्शंस के तहत जो है वो शुरू कर सकता है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो बेसिकली सेक्शन 184 एंड 188। मीन इसके मुताबिक फिर आंसर हमारा बीटा। नई तरमीम शुदा तरमीम सेक्शन 55 के पार्ट 9 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जरूरत पड़ने पर किसी इलेक्शन ऑफिसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी शुरू कर सकता है। और इसके लिए कानून में वाज़े तौर पर जो है ये लिखा गया है कि कार्रवाई सेक्शन 188 को सेक्शन 188 और 184 के साथ मिलाकर जो है वो की जाएगी। द कंपनसेशन फॉर द रिक्वेस्शंस व्हीकल इज डिटरमाइंड बाय। इंतखाबी ड्यूटी के लिए जब्त की गई जो गाड़ियों का मुआवजा है ये कौन मुकर्रर करता है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बेसिकली सूबाई हुकूमत या वो अफसर जो गाड़ी जब्त करेगा वही मुकर्रर करेगा। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर द ऑफिसर हु रिक्वेस्टेड इट। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? चार्ली आएगा। यानी सेक्शन 7 पार्ट 4 के मुताबिक जब्त शुदा गाड़ियों के मालिक को जो मुआवजा मिलना है
उसका तयन सूबाई हुकूमत या वो अफसर करता है जिसने गाड़ी जब्त की हो। चार्ली इसका आंसर है। इफ aggrieved by compensation amount for the requestioned vehicle, the owner can apply to the provincial government for referral to an arbitrator within। अगर गाड़ी के मालिक को मुआवजा कम लगे तो वो कितना दिन के अंदर हुकूमत से दरखास्त करके आर्बिट्रेटर यानी सालिस जो है वो भेजने का मुतालबा कर सकता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हमारे पास बीटा आएगा यानी 30 डेज। सेक्शन 7 के पार्ट 5 के मुताबिक अगर गाड़ी का मालिक मुआवजे से मुतमईन ना हो तो वो 30 दिन के अंदर सूबाई हुकूमत को दरखास्त दे सकता है कि मामला जो है वो आर्बिट्रेटर के सामने जो है वो पेश किया जाए या भेजा जाए। नेक्स्ट है जी, द कमीशंस पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम। कमीशन को अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी जेर समात मामला में मुकम्मल इंसाफ जो है कंप्लीट जस्टिस के लिए हुक्म जारी कर सकता है। किस सेक्शन के मुताबिक? तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे सेक्शन 4 के मुताबिक। सेक्शन 4 पार्ट 1 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को वसी अख्तियारात दिए हैं कि वो किसी भी मामले में ऐसा हुक्म जारी करे जो मुकम्मल और जामे इंसाफ को यकीनी बनाए। इसमें हर किस्म की कानूनी हिदायत और इकदामात जो है वो क्या होंगे? शामिल होंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था स्टूडेंट, जिसके हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो आपसे शेयर किए। अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है आने वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा सवाल है, एज पर सेक्शन 17 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 व्हेन इज द कमीशन रिक्वायर्ड टू डेलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कब करता है? तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन जो है ये हल्का बंदियां बेसिकली इसका सेक्शन 17 के मुताबिक ये उस वक्त करता है जब हर साइनोसिस जो है ऑफिशियली पब्लिश हो जाए। तो इसका आंसर हमारे पास बीटा आएगा, यानी हर सरकारी मर्दमशुमारी शाये होने के बाद। सेक्शन 17 पार्ट 2 के मुताबिक हल्का बंदी नई मर्दमशुमारी के सरकारी तौर पर शाये होने के बाद की जाती है ताकि आबादी के ताजा अदादोशुमार के मुताबिक हल्के जो है वो क्या कर सकें? बन सकें। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 व्हाट इज द ऑर्डिनरी मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ एनी असेंबली, यानी हल्कों की आबादी में आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा काबिल इजाजत वेरिएशन जो है वो कितना हो सकती है? तो याद रखिएगा बेटे 10%। इसका आंसर आएगा हमारे पास बीटा, यानी सेक्शन 20 पार्ट 3 हमें बताता है कि हल्कों की आबादी में फर्क आम तौर पर जो है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि वोट की बराबरी जो है वो बरकरार रह सके। नेक्स्ट है जी, इफ कमीशन एक्सीड द 10% population variation limit in an exceptional case under section 20 what must it do? अगर जो है 10% से ज्यादा आबादी का फर्क रखना जरूरी हो जाए तो कमीशन को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, तो कमीशन जो है वो फिर क्या करेगा? सेक्शन 20 के मुताबिक हल्का बंदियों के ऑर्डर में जो है वजह दर्ज कराएगा, रिकॉर्ड रीजंस देयर ऑफ इन द डिलिमिटेशन ऑर्डर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? बीटा आएगा, यानी कि सेक्शन 20 के मुताबिक अगर इस्तस्नाई हालात में 10% से ज्यादा फर्क आ जाए तो कमीशन को तहरीरी तौर पर इसकी वजह रिकॉर्ड कराना जो है वो क्या होगा? वो लाजिम होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, फॉर द पर्पस ऑफ डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर जनरल सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली द कमीशन डिवाइड्स। कौमी असम्बली की आम नशिस्तों के लिए हल्का बंदी किस बुनियाद पर की जाती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, सेक्शन 19 के मुताबिक ईच प्रोविंस इनटू एज मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज नंबर ऑफ जनरल सीट्स एलोकेटेड इन द प्रोविंस। अल्फा इसका आंसर आएगा, यानी सेक्शन 19 पार्ट 1 ए के मुताबिक कौमी असम्बली के हर सूबे को इतने हल्कों में तकसीम किया जाता है जितनी आम नशिस्तें इस आइन के आर्टिकल 51 के तहत जो है वो मिली है। तो जितना किसी को आर्टिकल 51 के तहत नशिस्तें मिली होंगी उतना जो है उनमें क्या आएगी?
उतना हलकों के अंदर उसको जो है वो तकसीम किया जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, एज पर सेक्शन 21, व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच अ वोटर may make representation to a commission regarding the preliminary delimitation report, यानी कि इब्तदाई हल्का बंदी रिपोर्ट पर एतराज या नुमाइंदगी जमा कराने की मुद्दत जो है वो कितनी है। सेक्शन 21 के मुताबिक याद रखिएगा कि ये मुद्दत बेसिकली 30 दिन जो है वो रखी गई है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, बीटा आएगा कि सेक्शन 21 के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट शाये होने के बाद 30 दिन के अंदर अवाम अपनी नुमाइंदगी या एतराज जो है वो जमा करा सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास बीटा आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ ऑल सीट्स रिजर्व्ड फॉर द नॉन मुस्लिम इन द नेशनल असेंबली शैल बी, कौमी असम्बली में गैर मुसलमानों के लिए मखसूस निश्तों का हल्का क्या है, सेक्शन 19 के पार्ट 3 के मुताबिक। तो याद रखिएगा होल कंट्री में उनको जो है वो मुख्तलिफ हल्कों में नुमाइंदगी दी जाएगी। इसलिए हमारा आंसर आएगा पूरा मुल्क यानी 4। सेक्शन 19 पार्ट 3 के मुताबिक गैर मुस्लिमों के तमाम मखसूस नशिस्तों के लिए पूरा पाकिस्तान एक ही हल्का है, यानी मुल्क भर के गैर मुस्लिम वोटर इन नशिस्तों के लिए एक कौमी सतह के इंतखाबी कॉलेज का जो है वो हिस्सा हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, अंडर द सेक्शन 22 until what time before the notification of the election program can the commission make amendments to the final list of the constituencies on its own motion, यानी इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम की नोटिफिकेशन से कितने वक्त पहले तक कमीशन हतमी हल्का बंदी लिस्ट में तरमीम जो है वो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं, एट लीस्ट 4 months बिफोर। चार्ली इसका आंसर आएगा। सेक्शन 22 पार्ट 1 के मुताबिक कमीशन 4 माह पहले तक हल्का बंदी की हतमी फहरिस्त में तब्दीली कर सकता है, इसके बाद नहीं। इसका मकसद इंतखाबी अमल में अचानक तब्दीलियों से जो है वो बचना है। द प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन अंडर द सेक्शन 21 इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट जो है वो याद रखिएगा, डेल्टा आंसर आएगा द पॉलिटिकल एफिलिएशंस ऑफ द एरियाज रेजिडेंस, यानी सेक्शन 20 पार्ट 1 के मुताबिक इंतजामी हदूद, जमीनी खदोखाल सहूलियात और अवामी सहूलतों का जिक्र जो है वो है। बेसिकली सियासी वबस्तगियों को असूल बनाना जो है कानूनी और गैर जानिबदारी के खिलाफ है। इसलिए हम क्या कहेंगे, द पॉलिटिकल एफिलिएशंस ऑफ द एरियाज रेजिडेंट्स। नेक्स्ट है जी, आफ्टर कंसीडरिंग representation of the preliminary report, the commission must publish the final report and list of constituencies within। तो इब्तदाई रिपोर्ट पर इतराज सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन कितने दिन तक हतमी रिपोर्ट जो है वो शाये कर सकता है, सेक्शन 21 पार्ट 4 के मुताबिक 30 डेज के अंदर। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, बीटा आएगा स्टूडेंट। यानी कि सेक्शन 21 के पार्ट 4 में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि एतराजात सुनने के बाद कमीशन 30 दिन के अंदर हतमी रिपोर्ट जो है वो और फहरिस्त जो है वो शाये करेगा। लास्ट एमसीक्यू है हमारा, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबली द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर सीट्स रिजर्व्ड फॉर वोमेन एंड नॉन मुस्लिम इज, सूबाई असेंबली में खवातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों का हल्का क्या होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये भी होल प्रोविंस होगा। बीटा इसका जो है वो आंसर आएगा, यानी कि सेक्शन 19 पार्ट 5 के मुताबिक खवातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों के लिए पूरा सूबा एक ही हल्का होता है और इन नशिस्तों का इंतखाब पार्टी लिस्ट और मुतनासिब नुमाइंदगी के हसूलों के मुताबिक जो है वो किया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मॉक टेस्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे एमसीक्यू अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस पर चाहते हैं। हम मॉक सीरीज में पेपर से पहले इंशाल्लाह आपको सारा इलेक्शन एक्ट जो है वो रिवाइज करवा देंगे फिंगर टिप्स पर, और ये भी आपसे जो है वादा रहा
इंशाल्लाह पेपर वाले दिन देखेंगे भी सही कि आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज जो हैं वो इसी इलेक्शन एक्ट 2017 से आने वाले आपको इनकी वीडियो स्लाइड से ही मिलेंगे। तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाएं वीडियोस के, अपना स्लाइड्स के, ताकि आप लोगों को जो है बाद में रिवाइज करने में आसानी रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।